जग गए? बातें बंद करो। लास्ट क्या पढ़ा था? लास्ट बिंदु बताओ। ये नहीं, चलो बढ़ो आगे। नेक्स्ट लिखो। राष्ट्रीय उद्यान की हो गया था। अगला लिखो अभयारण्य। अगला बिंदु हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक इधर देखो। बात चल रही है जैव विविधता और जैव विविधता में भी अपन पढ़ रहे हैं संरक्षण। जैव विविधता में क्या पढ़ रहे हैं बेटा? संरक्षण पढ़ रहे हैं। संरक्षण में सबसे पहले हमने पढ़ा स्वस्थानीय संरक्षण और परस्थानीय संरक्षण, याद है कुछ? फिर हमने पढ़ा जैव आरक्षित क्षेत्र, फिर पढ़ा हॉटस्पॉट, उसके बाद पढ़ा राष्ट्रीय उद्यान, और फिर अगला बिंदु लिखो अभयारण्य, सेंचुरी। अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान लिख दिया था, नेक्स्ट लिखो अभयारण्य। हाँ हेडिंग है हुक्म। अभयारण्य, सेंचुरीज। अभयारण्य की जो स्थापना है वो बेटा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। लिखो यह राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र होते हैं। यह राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र होते हैं जहां राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र होते हैं जहां जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। लिखो भारत में संख्या, जहां जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत में संख्या बताओ, भारत में कितने हैं? लिखो 500 से अधिक। 566 है वैसे इसकी संख्या, 566। 500 से अधिक और ब्रैकेट में लिख दो 566। 566 566। राजस्थान में है? राजस्थान में अभयारण्य कितने हैं? संपर्क करेंगे जब राजस्थान जियोग्राफी पढ़ाएंगे तब एक एक अभयारण्य को पढ़ाया जाएगा वहां, है ना? तो वहां लिख देंगे, पढ़ लेंगे 26 से। नेक्स्ट याद रखना 26 27 हो सकता है, ये आपके जियोग्राफी वाले बताएंगे क्योंकि करंट डाटा चेंज हो सकता है। नेक्स्ट मैं तो सिर्फ इतना सा लिखा रहा हूं कि राजस्थान में भी है, मतलब हर राज्य में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित क्षेत्र है। बाकी राजस्थान जियोग्राफी का पूरा टॉपिक है अभयारण्य, तो इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जियोग्राफी वाले पूरे अच्छे से इसको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट अगला लिखो बेटा बाघ परियोजना। अगला कार्य बचाने के लिए क्या काम किया जाता है? बाघ परियोजना। नेक्स्ट लिखो बाघ परियोजना। इनके तो केवल मैं डाटा लिखा के छोड़ रहा हूं, बाकी ज्योग्राफी में आप डिटेल से पढ़ोगे वैसे भी। बाघ परियोजना, इसमें अगर साइंस में प्रश्न आता तो इतना सा आता बेटा बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? फिर बाघों को बचाने के लिए, बाघों को प्रजनन क्षेत्र उपलब्ध करवाना, बाघों के शिकार को रोकना, बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई ये पूछा जाता है। तो बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी मित्रों 1973। लिखो प्रारंभ कब की गई? 1973 में। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1973, 1973 में की गई। नेक्स्ट अगला लिखो भाई, बढ़े आगे। लिखो
हाथी परियोजना, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? हाथी परियोजना, बताओ हाथियों को बचाने के लिए हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? बेटा हाथी परियोजना प्रारंभ की गई 1992 में। लिखो प्रारंभ 1992। कब प्रारंभ की गई? 1992 में। फिर लिखो लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा ये एक शर्मीला जंतु है बेटा, जो हिमालय के ऊपर पाया जाता है। लाल पांडा परियोजना, और ये प्रारंभ की गई बेटा 1996, 1996। इस तरह से सरकारों द्वारा विभिन्न काम करके जीवों को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। अब लिखो जैव विविधता की मुख्य संस्थाएं, इंस्टीट्यूट, जैव विविधता के मुख्य संस्थाएं। तो जैव विविधता से संबंधित मुख्य संस्थाओं की बात करते हैं। इसमें पहले लिखो IUCN। हाँ क्या हुआ? हेडिंग क्या है यही पता नहीं हो? लो मैं लिख देता हूं। ये लो सा, यही बोला ना मैंने। तो इसमें क्या बड़ी चीज थी? हैं? अब तो क्लियर? मेरे शब्द सही नहीं आ रहे क्या? एक दिन क्या गैप दे दिया, भूल गए हैं? इतना जल्दी भूल जाते हो क्या तुम लोग? तो फिर लंबा गैप देना पड़ेगा इसका मतलब। तो चलो बात कर रहा हूं संस्थाओं की, जिसमें पहली लिखो IUCN। मेरे को क्या देख रहे? लिखो ना। मैंने कहा लिखा IUCN। क्या सोच के आए हो आज? हैं? वही लिखो IUCN। पूरा नाम इंटरनेशनल, हुक्म लिख दोगे? लिखना पड़ेगा पक्का? फिर एक भी वोट पे मत देखोगे। 100 बकिया ने एक लिखिया। लिखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स। ये पूरा नाम पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से संबंधित संस्था। नेचर एंड नेचर रिसोर्स, सही है ना? तो एक ही तो बात हुआ, क्या फर्क पड़ा उससे? नेचुरल नेचर में फर्क क्या है? ले तू राजी रह। नेचुरल बस वही प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। लिख दिया होगा नेचर एंड नेचर रिसोर्स।
लिखो इसकी स्थापना 1948, स्थापना 1948। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर, मुख्यालय, स्थापना 1948। वास्तव में आज तुम लोग क्या सोच के आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। अरे मैं कोई अलग से थोड़ी बोल रहा हूं, मैंने बोला 1948 कह रहे हैं, ये ले 1948। लिखो मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? गांव में नहीं है बेटा, के गांव में, शहर में है। कौन से शहर में? वही जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। लिखो, ले भाई, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। हाँ हाँ, लिख दिया होगा, मुख्यालय लिख दिया, स्थापना लिख दिया, तो सीधा लिखो काम, कार्य, कार्य। लिखो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। और लिखो दूसरा इसी में, रेड डाटा बुक का प्रकाशन, रेड डाटा बुक, को छापना, रेड डाटा बुक का प्रकाशन करना। रेड डाटा बुक क्या है? ऐसी जातियां जो लुप्त हो चुकी है या लुप्त होने के कगार पर है, संकटग्रस्त है, उनकी क्या है इसमें सूची। तो लिखो ब्रैकेट में, रेड डाटा बुक के अंदर लिख दो ब्रैकेट बना के, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची, संकटग्रस्त, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची है किसमें? रेड डाटा बुक में। ये कब से प्रारंभ हो रही है, कब से छपना शुरू हुई? 1964 से। रेड डाटा बुक 1964 से प्रकाशित हो रही है और हर 4 वर्ष बाद प्रकाशित होती है। लिख दो 1964 से ये प्रकाशित हो रही है। 1964, 1964 से प्रारंभ हुई, प्रकाशित हुई। अब हर 4 वर्ष में एक बार ये प्रकाशित होती है। हालांकि आपका प्रश्न इतना सा आएगा, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करता है? ऑप्शन में होगा IUCN। अपने राजस्थान के जनरल कंपटीशन जितने भी हुए उसमें अभी तक कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है। नेक्स्ट, दूसरी संस्था लिखो WWF। हाँ क्या हुआ? हाँ, WWF। ये लो बस, WWF। देखो वर्ल्ड वाइल्ड फंड। अरे लिख दिया मैंने, क्या इतना दिमाग लगाते हो? एक संस्था का नाम ही तो लिखा मैंने, और क्या लिखा? लिखो हेडक्वार्टर इसका, स्थापना लिख 1961, 1961।
बहुत बढ़िया काम किया फिर। तो लिखो हेडक्वार्टर। हाँ HQ, हेडक्वार्टर हुआ ना HQ। आज वास्तव में, मैं पहले तो मजाक कर रहा था और वास्तव में आज तुम लोग खतरनाक व्यवहार कर रहे हो। क्या हुआ क्या ऐसा आप लोगों को है? कुछ नहीं हुआ? अच्छा, इसलिए दिमाग अस्थिर है। हाँ तभी। तो संतुलित करो भाई। लिखो, हालांकि मैंने तो मेरी छुट्टी कर दी कर। लिखो आगे, हेडक्वार्टर इसका क्या होगा? हाँ लिखो, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, वही IUCN के साथ ही, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ग्लैंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर हो गया, तो आगे लिखो कार्य। लिखो IUCN की सहयोगी संस्था, IUCN की सहयोगी संस्था जो प्राकृतिक जीवों का, या सीधे लिख दो, जो जीवों का संरक्षण करती है, जो जीवों का संरक्षण करती है, बचाती है। ये बेटा जीवों की जातियों को बचाने के लिए फंड उपलब्ध कराती है, पैसे उपलब्ध करवाती है अलग अलग देशों के अंदर। नेक्स्ट, अगली संस्था लिखो साहब, ट्रैफिक। मैं लिखता हूं बोर्ड पे, मैं लिखता हूं TRAFFIC, ट्रैफिक। लिख दिया ना बोर्ड पे, देख लो, TRAFFIC, ट्रैफिक। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस, पूरा नाम लिखो इसका, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। इन कॉमर्स। लिख दिया? पढ़ते तो हो ना, अब तक पूरा पढ़ लिया, पढ़ाया इतना कैसे? फालतू बात मत करो, चुपचाप पढ़ा दो। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, लिख दिया होगा। नेक्स्ट लिखो इसका स्थापना 1974, स्थापना 1974, 1974। मुख्यालय लिखो, मुख्यालय हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज शहर है ना इंग्लैंड में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की, याद करो, गांधी जी पढ़ा था, याद आपको। मैंने उदाहरण दिया, मुझे नहीं पता कहां से की। कैम्ब्रिज इंग्लैंड, कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज एक बहुत फेमस विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज। लिख दिया होगा आप लोगों ने। काम, कार्य लिखो, लिखो जीवों के उत्पाद के, जीवों के उत्पाद, उत्पाद ब्रैकेट लिख दो, जैसे सींग, बाल, खाल। जीवों के उत्पाद ब्रैकेट में लिख दो, सींग,
बाल, खाल, ब्रैकेट बंद, जीवों के उत्पाद के व्यापार पर कड़ी निगरानी रखना व रोकना। व्यापार पर कड़ी निगरानी रखना व रोकना, ये काम करेगा कौन है बेटा? ट्रैफिक। ट्रैफिक रोकेगा, व्यापार को रोकेगा। ये होगी आपके, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा अब इस टॉपिक को। जैव विविधता, जीवों का संरक्षण, पर्यावरण, पूरा हो गया। काफी पढ़ाया मैंने इकोलॉजी से शुरू करके इसको। अब आपकी जिम्मेदारी होगी रिवाइज करना। पढ़ा मैंने, पूरा दिया। और जैव विविधता जब जियोग्राफी वाले सर अगर आपसे पढ़ाए तो मना मत करना, पढ़ाने देना। कारण वो हो सके कोई 2-4 नई चीज बताए तो अपने नोट कर लेना। रिपीट होने पर नुकसान नहीं होता, क्योंकि टॉपिक जियोग्राफी का और साइंस का कॉमन है। तो वो पढ़ाएंगे तो हो सकते हैं वो क्षेत्रफल बता दे कि भारत में इतना क्षेत्रफल, इतनी जैव विविधता है। विश्व के 17 जैव विविधता क्षेत्र में से एक भारत भी है। विश्व की इतना % जैव विविधता भारत में है। तो वो 2-4 बातें नहीं बताएंगे अपन को, तो उस समय चुपचाप बैठे रहना। यूं नहीं एक आध बोल दे सर पढ़ा रखा है, सर क्या ठीक है फिर आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने साइंस के वे से पढ़ाया है, वो ज्योग्राफी के वे से पढ़ाएंगे। हालांकि टॉपिक सेम है, बट अगर आपको 2 बिंदु भी नहीं मिलते तो नुकसान कहाँ है? और रिपीट होता तो चुपचाप बैठ के रिवाइज कर लेना 1-2 घंटे के, तो मैटर ज्यादा थोड़ी है। समझे मेरे कहने का मतलब? कोई नई चीज मिले तो तुरंत, हाँ, और आती है तो ठीक है, हाँ ये आता है, ओके नेक्स्ट। क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा सा फर्क रहेगा। वो स्थान बताएंगे, स्थान क्षेत्र बताएंगे, नाम लिखाएंगे। मुझे क्षेत्र और अपने तो फर्क रहेगा ना थोड़ा सा। चले, तो कई बच्चों की आदत होती है जैसे जैव विविधता लिखा है सर हो गया आगे चलो आगे, तो आगे चलो कहीं दो नुकसान कर देंगे अपना। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने इसमें पढ़ाते समय ज्योग्राफी का एक भी शब्द इंक्लूड नहीं किया, केवल साइंस की बात रखी, इसलिए कह रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक लिखो, जंतुओं का आर्थिक महत्व। जंतुओं का आर्थिक महत्व, नया टॉपिक, नई यूनिट। हाँ कंप्लीट हो गया वो। जंतुओं का आर्थिक महत्व, फायदा क्या है? जंतुओं का आर्थिक महत्व, इसमें थ्योरिकल पार्ट ज्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ी मेरी होशियारी की। देखो इधर सुबह सुबह उठा तो मैंने कहा इस टॉपिक क्या पढ़ेंगे, फिर मैंने कहा लिखेंगे नहीं बोर्ड पे। देखो इधर बात करते हैं किसकी भाई, जंतुओं का फायदा तो जंतुओं से होगा, जिसमें पहला है रेशम कीट। अच्छे से सुनना समझना, फिर मैं इसमें से मुख्य बातें बोलूंगा वो लिखना, ठीक है? और नहीं लिखो तो फिर चुपचाप बैठ जाना, देख लेंगे जो सही होगा वो कर लेंगे। आप कहोगे लिखा दूंगा, आप कहोगे तो लिखा देंगे, जैसा कहोगे वैसा। दोनों चीजें मेरे पास उपलब्ध है, मैं दोनों चीजें रखता हूं, ये ध्यान रखना। तो इधर पहले समझना, और हाँ क्या कह रहा है? हाँ हुक्म नहीं, मुश्किल है। देखो इधर, क्योंकि मेरे उधर आ रहे हैं वापस रिट वाले। देखो इधर, और कल मैंने आपकी क्लास इसी ने ली थी, कल मैंने दिन भर सेकंड ग्रेड को पढ़ाया था। देखो इधर बेटा, बात करते हैं रेशम कीट सेरीकल्चर। तो सबसे पहले तो यहां से प्रश्न आपके लाइक क्या बनते हैं, मैं केवल नोट प्रश्न बताता रहूंगा और शॉर्ट लिखते रहेंगे, और डिटेल से फिर मैं इस पेज को आपको दे दूंगा। जैसे कचरा मिला ना वैसे ये प्रिंटेड आपको मैं दे दूंगा, आप टेंशन ना ले। मुख्य चीजें समझते रहना, और मैं बोलते रहूंगा, लिखते रहना, और डिटेल से जो भी ये चीज एक बिंदु है ये आपको मैं प्रिंटेड दे दूंगा। 2 बार हो जाएगा, फिर तो कुछ फायदा होगा। इधर बेटा हेडिंग लिखो रेशम कीट।
लिखो रेशम कीट, डिटेल से भी बात कर लूंगा और शॉर्ट भी कर लूंगा, ताकि पेज भी नहीं भरे और पेज आपके पास आ भी जाए, बड़ा क्वेश्चन आए तो भी छूटे नहीं। रेशम कीट, बेटा सबसे पहला लिखो पालन, रेशम कीट का पालन, और फिर लिखो सेरीकल्चर, यही प्रश्न आपके निकलता है। लिखो रेशम कीट हेडिंग लगाओ, फिर लिखो इसका पालन, सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन क्या कहलाएगा बेटा? सेरीकल्चर। लिखा हुआ है, अगर पहली लाइन देख लो, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, मिला होगा आपको, पहली लाइन देखो ये। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये आता कि रेशम कीट का पादप किस पादप पर पाया जाता है, यही प्रश्न आया था लैब असिस्टेंट में, यही आया था, किसके अंदर आया था यार, अभी 2-3 दिन 4 दिन जो एग्जाम हुआ था ना पिछले 2 महीनों में, उसमें आया था कि रेशम कीट किस पादप की पत्तियों पर पाया जाता है, या रेशम कीट का भोजन क्या है। उत्तर क्या था बेटा? शहतूत पादप। तो दूसरा बिंदु लिखो, रेशम कीट शहतूत पादप पर पाया जाता है, शहतूत पादप पर पाया जाता है, तथा इसका मुख्य भोजन इसकी पत्तियां हैं, शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है बेटा? शहतूत पे। हो गए 2 बिंदु मुख्य। सबसे पहला पढ़ क्या रहे? रेशम कीट का पालन, जो पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट कहाँ पाया जाता है? शहतूत की पत्तियों पर, मुख्य रूप से भोजन पत्ती खाएगा तो शहतूत के पादप पर होगा। अच्छा, रेशम का जो छोटा लार्वा होता है कीट का, वो क्या कहलाता है? कैटरपिलर। तो लिखो अगला बिंदु, रेशम कीट का लार्वा कैटरपिलर कहलाता है, कैटरपिलर। लार्वा बच्चा, टाबर, लार्वा क्या कहलाएगा? कैटरपिलर। अच्छा, रेशम कीट की खोज किसने की? चीन के वैज्ञानिक लॉर्ड जू ने। ये लाइन सीधी लिख दो, खोज चीन की लॉर्ड जू ने की। लॉर्ड जू साइंटिस्ट ने की, चीन की लॉर्ड जू। चीन की लॉर्ड जू लिख दिया, LOTGU, ZU, लॉर्ड जू। फिर भी नाम ठीक है, वांग चिंग चांग चुंग तो नहीं है। चीन में क्या बेटा, जनसंख्या इतनी हो गई कि नाम कम पड़ गए। जनसंख्या इतनी हो गई कि नाम पूरे हो गए। अब नए नाम कैसे रखें जो सबसे अलग हो? तो कांसी का बर्तन है, घर में देखा कांसी का बर्तन, अवशेष के रूप में मिलेगा आपको। उस बर्तन को कभी हाथ से गिरा तो आवाज आती है, चिंग, 2-3 बार चिंग चांग च्वांग, तो नाम रख दिए। फिर उस बर्तन के आधार पर अलग अलग आवाज आती गई, आंग चुंग चांग चिंग चंग चलते गए। हाँ, समझ गया? चलो इधर, हाँ लिखो, भारत में उत्पादन 2969 टन प्रति वर्ष, उत्पादन प्रति वर्ष। दो 2969 टन वार्षिक, एक साल में इतना कीट रेशम अपने शरीर में क्या, देश में उत्पादन होता है। शरीर याद रहता है बायोलॉजी वालों को। हाँ, रेशम कीट के उत्पादन भारत का 3रा स्थान, नहीं लिखना बेटा, शायद दूसरा हो गया, चीन का पहला है, ये पुराना डाटा है इसलिए नहीं लिखना है। भारत में रेशम कीट का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? मैसूर, ये लिख दो। भारत में रेशम कीट का केंद्र, सबसे ज्यादा रेशम कीट कहां उत्पन्न होता है? मैसूर, कर्नाटक। चलो इधर, मैंने जो 4 फैक्ट बिंदु लिखाए हैं, यहां बेटा फैक्ट ही है,
याद करने वाली बात ही है, इसलिए कोशिश करना याद करने की और कोशिश करेंगे मुख्य बात लिखने की, थ्योरी कम। तो याद रखना बेटा, सबसे पहले बताओ रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? याद हो जाएगा, सेरीकल्चर। रेशम कीट कहाँ पाया जाता है? शहतूत की पत्तियों पर, और शहतूत की पत्तियों को खाता है। रेशम कीट का बच्चा लार्वा क्या कहलाता है? कैटरपिलर। याद आ जाएगा। रेशम कीट भारत में सबसे ज्यादा कहां पर पाला जाता है? मैसूर, कर्नाटक। याद हो गया थोड़ा बहुत? बढ़ू आगे भले, 4 बिंदु याद हो गए। यहां से आगे रेशम कीट के प्राप्त रेशम के अपन प्रकार, इधर बोर्ड पे देखना, लिखना नहीं बेटा। रेशम के प्रकार में पहला कौन सा है? बॉम्बिक्स मोराई। जिससे जो रेशम प्राप्त होता है उसको क्या नाम देते हैं? मलबेरी सिल्क। और मलबेरी सिल्क जो प्राप्त होता है वो कौन से पादप से होता है? शहतूत पर। और इसके अलावा बेटा व्हाइट सिल्क भी मिलता है, चाइनीज सिल्क भी मिलता है, जो कि कैसी क्वालिटी है? तो प्रश्न आए निम्न में से कौन सा बेस्ट क्वालिटी का है? तो आंसर हो जाएगा बॉम्बिक्स मोराई। या प्रश्न आ जाए 4 ऑप्शन देख करके, इनमें से कौन सा रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है? बॉम्बिक्स मोराई। क्योंकि दूसरा देख लो, टसर सिल्क है वो जो किस पर मिलता है? आंख और बेर पर। टर्सर सिल्क जो है बेटा कीट, वो कहां पर मिलेगा? किस पर मिलेगा? आंख पर। जबकि बॉम्बिक्स मोराई कहां मिलेगा? शहतूत पर। जबकि एरी जो है वो किस पर मिलेगा? अरंडी पर, अरंडी के पादप पर, इसलिए अरंडी सिल्क बोला। और बेटा मूंगा सिल्क किस पर मिलेगा? ओक और दूसरे जंगली पादप से। और रेशम का धागा किसका बना होता है? प्रोटीन का, जो किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट की लार ग्रंथियों से। लार निकलती रहती है, वो अपने चारों तरफ उसको क्या करता रहता है? आवरण बनाता रहता, बनाता रहता, बनाता रहता, तो कोकून बनेगा। फिर उसको अपन गरम गरम पानी में डालेंगे, तो गरम पानी में डालने से कीट तो मर जाएगा, कीट तो मर जाएगा, और पीछे उसका अवशेष बचेगा, तो उसको हम काट करके उस धागे को अलग कर देंगे। तो पाप ही करते हैं। कितने जीवों को मारते हो रोज? हजारों लाखों लार्वा को मारते हो। फिर कहते हैं ये भूकंप क्यों आया, बाढ़ क्यों आई, नदी क्यों आई? तुम खुद कितना नुकसान कर रहे हो। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, मुख्य सबसे बढ़िया क्वालिटी का सिल्क कौन सा है? तो लिखो नंबर 1 बॉम्बिक्स मोराई। हाँ लिखो रेशम कीट के प्रकार। रेशम कीट के प्रकार, पहला लिखो बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई लिखा हुआ है ना, इसमें क्या दिक्कत है? देख कर लिखने में दिक्कत है क्या? तो मत लिखो, बंद कर दो, मत लिखो फिर, और तो क्या करो। लिख दिया? लिखो इसका रेशम क्या कहलाता है? रेशम डैश करके लिखो मलबेरी सिल्क। रेशम मलबेरी सिल्क कहलाता है। तो बताओ मलबेरी सिल्क रेशम कहां से प्राप्त होता है? बॉम्बिक्स मोराई से। लिख दिया? पीछे बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त होगा। लिखो बेटा यह बैग लिख दो, शहतूत पर पाया जाता है। शहतूत पर, शहतूत पर पाया जाता। और लिख दो बेस्ट क्वालिटी, उत्तम किस्म का रेशम, बेस्ट क्वालिटी। बस 2 ही लाइनें लिखनी, बाकी एक्स्ट्रा नहीं लिखना। ये तो वैसे पेज दूंगा तब एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ जब आप पढ़ना चाहो कम से कम तब क्या पढ़े वो लिखा रहा हूं। इतना ही पढ़ना अपन को, टाइम मिले तो पूरा पेज पढ़ लेना, पेज दे दूंगा, नहीं तो केवल नाम पढ़ लेना। तो शॉर्ट क्लास में लिखा देता हूँ, डिटेल ये पेज आपको दे दूंगा। तो इसमें से समरी लिखूंगा, पूरा नहीं। तो हो गया बेस्ट क्वालिटी का रेशम कौन? मलबेरी। किससे प्राप्त होता है? बॉम्बिक्स मोराई से। कहां पाया जाता है? शहतूत पर। हो गया 3 बिंदु, याद रह जाएगा। बेस्ट क्वालिटी का शहतूत कौन कहां पर पाया जाएगा? शहतूत पर।
कौन सा होगा? बॉम्बिक्स मोराई। सिल्क क्या कहलाएगा? वही जो कहलाएगा क्या? मलबेरी सिल्क। दूसरा लिख दो टसर सिल्क। टसर, टसर सिल्क। वर्म का मतलब होता है बेटा कीट। टसर सिल्क। लिख दो आक व बेर पर निर्भर, बस इतना सा। टसर सिल्क वर्म डैश करके लिख दो आक व बेर। बेर मतलब समझते हो? बोर। बोर, बोर मिलते हैं ना बेर। जिजईपस, जिजईपस बोलते हैं जिसको, जिजईपस। आक तो ऑर्किड प्लांट्स, आक। अब इसमें भी मैं क्या बताऊं आपको। अगला लिखो अरंडी सिल्क या एरी। अरंडी, अरंडी सिल्क। अरंडी कैस्टर पर पाया जाता है। अरंडी के पादप को कैस्टर बोलते हैं। इतना ही लिखना, अरंडी पर निर्भर, बस। अरंडी पर निर्भर। किस पर निर्भर होगा बेटा? ये अरंडी पर। और अगला लिख दो मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क किस पर पाया जाएगा? लिख दो आक व जंगली वृक्ष पर। ओक व जंगली पेड़। किसका? टसर का। ये ना एंथेरिया प्रोइली लिखा हुआ ना सामने। ये तो मैंने जानबूझ के कट कर दिया, फिर पेज दूंगा तो शॉर्ट करने का मतलब क्या है? फिर पेज क्यों दो, पूरा ही छाप दो। भाई काम की चीज सर हटाना क्या है? देखो आप मेरे से बोलो सर एग्जाम में केवल क्या याद रखना हमें, तो ये लिखा रहा हूं। नहीं सर मुझे तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो रुक जा, ये ले ले। दोनों पॉइंट दे रहा हूं ना, इतने ऑप्शन तो नहीं दे सकता। इससे ज्यादा और क्या ऑप्शन दूं बताओ? भाई आपको शॉर्ट पढ़ना है, लिखा दिया क्लास में। नहीं सर मुझे तो और विशेषज्ञ बनना है, तो ये ले, रुक जा प्रिंट दे दूंगा अभी। तो और इससे ज्यादा नहीं कर सकता मास्टर। नेक्स्ट, भाई कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको केवल सिलेबस से सिलेबस पॉइंट पॉइंट चाहिए, क्योंकि उनको बताया कि केवल सीधा प्रश्न मिलेगा तो हमें सीधा उत्तर हो जाए, और ज़्यादा कोई हाई फाई मिल जाए छोड़ देंगे, हम जियोग्राफी में ज़्यादा कर लेंगे, मैथ में ज़्यादा कर लेंगे, एक आध प्रश्न की बात होती है। और मैं पहले तो बता दूं 100% जो मैं आपको नोटबुक में कॉपी में लिखा रहा हूँ उससे बाहर जाने के चांस बहुत कम है, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं हूँ कुछ भी। हाँ ये जरूर है मैं थ्योरी बहुत कम लिखाता हूँ, फिर भी देख लो कॉपी काफ़ी भरी है, रजिस्टर भरा थोड़ा बहुत, जबकि मैं थ्योरी नहीं लिखाता हूँ। इसका मतलब देख लो लेवल मैंने कितना लिया होगा। थ्योरी है क्या? सिर्फ प्रश्न पॉइंट टू पॉइंट है। बस ये काम तो आपको करना पड़ेगा, और वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, आपको ही करना है। हाँ वो क्या आपको ही बता, मैं नहीं बोलूंगा, याद करना। चलो आगे। हाँ प्रश्न ऐसा आ सकता है, रेशम होता है प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण, ऐसा आ सकता है कार्बोहाइड्रेट, तो आंसर क्या होगा? तो लिखो नोट करके, रेशम का धागा एक प्रोटीन होता है। रेशम का धागा प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है जो रेशम कीट की लार ग्रंथि से प्राप्त करते हैं। लार ग्रंथि से प्राप्त करते हैं। अब देखो इधर, वही प्रश्न ऐसा भी आ जाए, रेशम कीट ग्रंथि से प्राप्त कर, लेकिन कौन सी ग्रंथि? तो लार ग्रंथि से। अब अच्छे से सुनना, लिखना मत, पहले सुनना बेटा, और कोई सी चीज समझ में नहीं तो पूछना, फिर मैं अपने हिसाब से लिखाऊंगा। देखो इधर,
रेशम कीट मुख्य रूप से बताओ सबसे बेस्ट क्वालिटी का रेशम कौन सा है? बॉम्बिक्स मोरई। तो उसी की बात करते हैं। बॉम्बिक्स मोरई के लार्वा की कौन सी ग्रंथियां बेटा? लार ग्रंथियों से रेशम ग्रंथियां बनती है। तो मैंने ये लिख दिया, कहां से कौन सी ग्रंथियां? वो लार। हो गया कि इसका मतलब ये चीज आपको क्लियर। बॉम्बिक्स मोरई, देखो आपको याद होगा वहां मोम्बिक्स लिखा हुआ था और मेरे मुंह से बार बार बॉम्बिक्स निकल रहा था, इसलिए आपको लिखते समय 2-3 बार सोचा भी आपने कि मैं बॉम्बिक्स बोल रहा हूं, सामने मोम्बिक्स लिखा है, तो बॉम्बिक्स मोम्बिक्स आ जाए तो एक ही है, इसलिए मैंने चेंज भी नहीं किया और बार बार बोल भी दिया। तो बॉम्बिक्स मोराई ज्यादा ध्यान रखना, जिससे लार ग्रंथियों से क्या मिलेगा? रेशम। तो सबसे बढ़िया रेशम कौन सा है? बॉम्बिक्स मोराई। कहां पाया जाता है? शहतूत की पत्तियों पर। क्या मिलता है? रेशम। कहां से मिलता है? ग्रंथियों से। कौन सी ग्रंथियों से? लार ग्रंथियों से। और रेशम लार जो निकलती है वो क्या होती है? प्रोटीन। आराम से बोला मैंने। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। रेशम कीट मुख्य रूप से मेन शहतूत की पत्तियों पर। रेशम कीट जो होता है ये लार बनाता है। रेशम का कीट कैटरपिलर लार्वा कहलाता है। रेशम भारत में सबसे ज्यादा मैसूर कर्नाटक में उत्पन्न होता है। रेशम के 4 अलग अलग जाति के कीट होते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया रेशम कीट होता है बॉम्बिक्स मोराई, शहतूत की पत्ती वाला। रेशम कीट लार ग्रंथि के रूपांतरण से मिलता है, यहां तक मेरे हिसाब से याद है, मान लू। चलो आगे बोले। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा? लिखने की बजाय लिखने वाला समय किस में यूज लूंगा? 10 बार बोलने में, ताकि 1 बार 2 बार 3 बार कुछ तो याद हो। और लिखूंगा तो भी यही लाइन लिखूंगा सेम टू सेम। ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले रेशम का कीट जो होता है वो लार निकालेगा और लार को अपने चारों ओर क्या करेगा? लपेट लेगा। ये लाइन मैंने बोली थी, याद करो कि भाई ये रेशम का कीट है, इससे लार निकली, ये लार को अपने चारों तरफ क्या करेगा बेटा? लपेट लेगा, तो एक कोया बन जाएगा। देसी भाषा में कहते हैं ना, ऊन का कोया क्या बोलते हो आप? कोयल्ड होता है ना। मम्मी मान लो सर्दियों में वो स्वेटर बना रही है और ऊन कहीं रहेगी तो वो क्या कहेगी? ऊन का वो कोया ला के देता, आप कहेंगे अरे ऊन ला के दे बेटा, होगा तो एक तरह से फोल्ड कर देगा, ये अपने चारों ओर लपेट देगा। इसको नाम देंगे कोकून। क्या नाम देंगे? तो इस प्रश्न आ जाएगा, कोकून क्या है? रेशम कीट की लार को रेशम कीट अपने चारों ओर लपेट लेता है, तो बनने वाली अवस्था को नाम दिया जाता है कोकून। क्लियर? नेक्स्ट, और कोकून से अपन रेशम का क्या करते हैं? धागा। याद करो मैंने कहा था। और पूर्ण परिवर्तित जो शुरुआती होता है वो कैटरपिलर, और पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, चारों तरफ से लपेट लेता है। अब उसको अपन क्या नाम देते हैं? प्यूपा। क्या नाम देते हैं बेटा? प्यूपा इमेगो कहते हैं। तो प्रश्न ऐसे आई, रेशम कीट के लार्वा की कौन सी अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है? तो आंसर होगा प्यूपा से। कौन सी अवस्था नाम दोगे? प्यूपा। रेशम कीट का लार्वा क्या कहलाता है? कैटरपिलर। कैटरपिलर लार्वा जब अपने चारों ओर लार ग्रंथि से लार को लपेट करके कोकून का निर्माण कर लेता है, और यह परिवर्तित अवस्था प्यूपा कहलाता है। अंतर आया समझ में दोनों? प्यूपा को क्या करते हैं बेटा? मार देंगे। कैसे? गर्म पानी में उबालकर, और उससे फिर रेशम कीट इसको यहां से कट करेंगे बेटा, और कीड़े को फेंक देंगे और इसको काम में लेंगे। कोकून को गर्म पानी में प्यूपा को क्या करते हैं बेटा? मारकर। मारना क्या कहलाता है? स्टीफिलिंग। तो प्रश्न आ जाए, स्टीफिलिंग क्या है? तो स्टीफिलिंग क्या होगी बेटा? कोकून को गर्म करके स्वाहा करना। प्यूपा को मारना गर्म पानी में क्या कहलाएगा? स्टीफिलिंग। कोकून से 4-5 धागे, भाई कोकून से छोटे छोटे रेशे मिलेंगे, इनको आपस में बुनेंगे
बुन करके क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। और जो धागा बनाया उस धागा को, कच्चे रेशम को नाम देते हैं रील्ड सिल्क। सिल्क मतलब रेशम, और कैसी रेशम, रील्ड सिल्क कहलाता है। और प्यारे मित्रों, कोकून से जो प्राप्त रेशा होता है उसको अपन क्या करेंगे, अलग करेंगे काटकर, और काटकर अलग करने की क्रिया को क्या नाम देते हैं, स्पन सिल्क कहते हैं। तो प्रश्न यहां से 3 बना, क्या क्या, लार्वा की कौन सी अवस्था से प्राप्त किया जाता है रेशम, प्यूपा से। प्यूपा से रेशम प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है, कोकून। और रेशम कीट को कोकून प्राप्त करने के लिए गर्म करके मारना क्या कहलाता है, स्टिफिलिंग। तो एक लाइन में इसको पूरे को मैं लिखूंगा, पूरी लाइन को लिखो, इस पूरी लाइन को एक लाइन में लिखेंगे। लिखो, रेशम कीट प्यूपा अवस्था में, प्यूपा आधा यूपा, प्यूपा लिख दिया, ये लिखा हुआ देखो, प्यूपा अवस्था में लार को अपने चारों ओर लपेटता है, लार को अपने चारों ओर लपेटता है, तो कोकून का निर्माण होता है। चारों ओर लपेटता है तो कोकून का निर्माण होता है। अब प्यूपा को गर्म पानी में, प्यूपा को गर्म पानी में डालकर मारना स्टिफिलिंग कहलाता है। मारना स्टिफिलिंग कहलाता है, स्टिफिलिंग कहलाता है। मृत तथा मृत कीट कोकून से, तथा मृत कोकून से, तथा मृत कोकून, मर गया हमने, मार दिया, मृत कोकून से रेशम का धागा अलग करना, मृत कोकून से रेशम का धागा अलग करना रीलिंग कहलाता है। रीलिंग कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। नेक्स्ट लाइन, कोकून से प्राप्त, कोकून से प्राप्त 4 से 5 रेशों को, 4 से 5 रेशों को बुनकर धागा प्राप्त करना, धागा प्राप्त करना रील्ड सिल्क कहलाता है। रील्ड सिल्क, रील्ड सिल्क कहलाता है। तथा रेशम का धागा प्राप्त करते समय रेशम का धागा प्राप्त करते समय अन्य वेस्ट धागों को
अन्य वेस्ट धागों को स्पन सिल्क कहते हैं। स्पन सिल्क कहते हैं। बेटा एकदम शॉर्ट में मेन चीज मैंने इसको लिखा दी। देखो इधर, अब इसको आपको थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो मैंने साफ लिख दिया कि सबसे पहले मुख्य बढ़िया किस्म किससे प्राप्त किया जाता है? बॉम्बिक्स मोराइस से। याद करो हमने कह दिया बढ़िया किससे मिलेगा? बॉम्बिक्स मोराइस से। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, रेशम प्राप्त होता है बॉम्बिक्स मोराई, वो मुख्य रूप से कहां से होगा? शहतूत से। और मेसम जो मेन प्राप्त होता है वो क्या होता है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन रेशम कहां से प्राप्त होता है? लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि कौन सी अवस्था से प्राप्त होता है? प्यूपा से। प्यूपा पर क्या बन जाता है? कोकून। और कोकून प्राप्त करने के लिए इनको मारना क्या कहलाता है? स्टीफिलिंग। स्टीफिलिंग करने के बाद धागा अलग करना क्या कहलाता है? रिलिंग। बस यही तो प्रश्न हुआ। प्रोसेस पढ़ा दिया ना मैंने आराम से। सबसे पहले कीट होगा, कीट से रेशम बनेगा जो शहतूत की पत्ती पर बनेगा, जिसको प्रोटीन का बना होगा, जो लार ग्रंथि से बनेगा। लार ग्रंथि चारों ओर अपनी तरफ लपेट लेगा, जिसको कोकून कहेंगे। अवस्था प्यूपा कहलाएगी। प्यूपा को गर्म करके मारना स्टीफिलिंग कहलाएगा। मरने के बाद धागा एक एक अलग करना रीलिंग कहलाएगा। और फिर धागों को आप चुनोगे, बुनोगे, और बुन करके छोटे छोटे धागे बनाते जाएंगे। और कुछ धागे वेस्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, कट जाएंगे, उनको सिल्क स्पन कहेंगे। हो गया याद? चलो मिले आगे। पूरी थ्योरी एक पैराग्राफ में आ गई और सिर्फ प्रश्न लिख दिए, फालतू थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं। रेशम जो होता बेटा वो क्या होता है? प्रोटीन होता। कौन सी प्रोटीन होता है? फाइब्रॉन। तो लिख दो अगला बिंदु, रेशम कीट, या सीधा लिख दो रेशम फाइब्रॉन प्रोटीन होता है। फाइब्रॉन प्रोटीन होता है तथा यह तंतु आपस में सेरीसीन, ये लिखा हो ना साहब, लिख दो आपस में सेरीसीन ग्लेटिन प्रोटीन द्वारा चिपके हुए होते हैं। सेरीसीन गिलेटिन प्रोटीन द्वारा चिपके हुए होते हैं। लिख दिया होगा। और लिख दो बेटा रेशम तंतु का व्यास और प्रत्यास्थता 20%, ये भी लिख दो। अब मुझे इस पेज को देने की जरूरत भी नहीं रही, लगभग सब बातें मैंने लिखा दी, फिर भी दूंगा, टेंशन मत लेना। टेंशन है क्या? थोड़ी बहुत है तो रखो। फिर थोड़ा बहुत याद हुआ? नहीं हुआ तो पढ़ो। पढ़ना क्या ये तो मैंने बता दिया। बढ़ो आगे। पूरा 1 मिनट? अच्छा हुआ 1 सेकंड नहीं बोल रहा। चलो आगे। नहीं ले रुक भी। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी, लचीलापन। बढ़ो आगे। अब तो रेशम कीट याद हुआ? कुछ टॉपिक पूरा हुआ है? कुछ याद है क्या? रेशम कीट का पालन करना क्या कहलाता है?
सेरीकल्चर, याद हो जाएगा। रेशम कीट मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? शहतूत की पत्तियों पर। रेशम का कीट क्या कहलाता है? कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा की कौन सी अवस्था से रेशम प्राप्त करते हैं? प्यूपा। प्यूपा के चारों ओर कौन सी ग्रंथि बनती है? लार ग्रंथि का। धागा क्या कहलाता है? कोकून। मारने की क्रिया क्या कहलाती है? स्टीफलिंग। स्टीफलिंग करने के बाद धागा प्राप्त करने की प्रक्रिया रीलिंग, और रीलिंग करना ही धागा हो गया, काम खत्म। थोड़ा बहुत तो याद है ही है, बढ़ो आगे। लगभग याद हो गया रेशम कीट। तो अगला लिखो मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। दूसरा लिखो मधुमक्खियों को पालना। कभी पाली मधुमक्खी है? क्या कह रहे हो? खाई? आपको, आप थोड़ी खाओगे क्या? नहीं। चलो इधर मेरे भाई, दिख तो रहा है पूरा, कटा तो नहीं शब्द? ठीक है। इधर थोड़ा सा ढंग से वही प्रोसेस वही रखूंगा जैसा रेशम कीट में किया था। उससे थोड़ा याद भी हुआ कि नहीं हुआ? और वापस भी चला गया। यस सर। यस में तो कमी रखनी नहीं है अपने, बाकी बाद में देखा जाएगा। बेटा जीता पढ़ाया है, घर जाके आज का आज ही याद कर लेना, ताकि चलो इधर तुम ऐसा कर लो, कल मैं सबसे लास्ट आऊंगा, देखना। लिखो, अच्छा लिखो नहीं, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी को वैज्ञानिक तरीके से पालना क्या कहलाता है बेटा? एपीकल्चर। एपीकल्चर में सामान्य एक छत्ते का व्यास कितना होता है? 30 से 40, और इसमें एक में कितनी मक्खियां होती है? 50 से 60 हजार तक मधुमक्खियां होती है एक छत्ते पर। एक छत्ते पर कितनी होती है? 50 से 60 हजार, ज्यादा नहीं है, 50-60 हजार होती है। प्रश्न आ सकता है एक छत्ते पर एपीकल्चर में मक्खियों की संख्या हो सकती है 1 से 2 लाख, 50 से 60 हजार, 4 से 5 लाख, ऐसे ऑप्शन मिले 70 से 80 लाख, तो लगभग इनके आसपास जो उत्तर है वो हमें सही करना। अब यूं तो है नहीं कि 50 से 60 एक से डोगे के वापस लाए, एक औसत, एक एवरेज वैल्यू है, समझ गए होंगे। तो मधुमक्खी को पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर, याद रह जाएगा। रेशम को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। याद है? दो तो कम से कम, और कुछ नहीं तो पालना तो याद है। और मछली का पालन क्या कहलाता है? पेसिकल्चर। और केंचुए का पालन क्या कहलाता है? वर्मीकल्चर। ये सब इसी के अंदर आएंगे, किसमें? जंतुओं से आर्थिक लाभ में। था पढ़ा कुछ? हाँ। तो टॉपिक शुरू किया है तो इसमें बहुत सारी बातें आएगी। अच्छा, हो गया मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर याद हो जाएगा। और इसमें एक ही प्रश्न पूछने लायक है, व्यास व्यास कोई नहीं पूछता। मक्खियों की संख्या एवरेज पूछिए तो 50 से 60 हजार लगभग। अच्छा, इसकी अलग अलग जातियां, तो पहले लाइन लिखते रहो साथ साथ। पहला लिखो, हेडिंग लगाओ, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन लिखो ब्रैकेट में, एपीकल्चर कहलाता है। ऐसे लिख दो, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। कौन सा कल्चर? एपीकल्चर। लिखो सा, एपीकल्चर। और पहले पढ़ा था वो क्या था? सेरीकल्चर। शहर का कल्चर था, अब गांव का कल्चर। क्या? हाँ, खेतों में पालते हैं ना, तो हो गया गांव कल्चर। और रेशम कीट तो अपन खेत में पालते नहीं है, शहर में पाले तो हो गया शहरी कल्चर। नेक्स्ट लिखो बेटा, एक छत्ते में लगभग, नेक्स्ट बिंदु, एक छत्ते पर लगभग 50 से 60 हजार मधुमक्खी होती है। 50 से 60 हजार मधुमक्खियां पाई जाती है।
50 से 60 हजार मधुमक्खियां पाई जाएगी। कहां पर? एक छत्ते पर। तो आप कितने छत्ते रखते हो उस पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट लिखो बेटा इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां, नाम तो लिखने पड़ेंगे प्रजातियों के। क्या हुआ? वही। अच्छा इधर देखो, मधुमक्खी की जातियां, पहली जाति अपन देख रहे हैं जिसका नाम है एपिस डॉर्सेटा, जिसको क्या नाम देते हैं? रॉक मधुमक्खी भी कहते हैं। इसमें सारंग मक्खी भी कहते हैं, सारंग कह दो, रॉक कह दो, या एपिस डॉर्सेटा वैज्ञानिक नाम हो गया इसका। एपिस इंडिका भी होता है भारत में पाई जाने वाली। तो एपिस आए तो समझ लेना मधुमक्खी की बात हो रही है। पकड़ने का तरीका ऑप्शन में से अन्य नाम देकर के एक ही मधुमक्खी दे दे तो पकड़ोगे एपिस से, याद रह जाएगा। एपिस डॉर्सेटा रॉक मक्खी या सारंग मक्खी, और ये सबसे बड़े आकार की होती है। इस मधुमक्खी में सर्वाधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होता है बेटा? शहद। लेकिन ये कैसी है? गुस्सेली। इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये बहुत जल्दी आपका ऊपर अटैक भी करती है। बड़ी मक्खी देखी आपने, बड़ी बड़ी मक्खियां, वो होती है रॉक मधुमक्खी। आकार में क्या होगी? बड़ी। तो लिखो, शॉर्ट में लिख दो, ज्यादा पॉइंट नहीं, एक बिंदु लिखना है इसमें। लिखो नंबर 1 एपिस डॉर्सेटा, फिर लिख दो रॉक मधुमक्खी या सारंग मक्खी। साथ साथ नाम तीनों एक साथ ही लिख दो ना। एपिस डॉर्सेटा वैज्ञानिक नाम हो गया, अन्य हो गया रॉक मधुमक्खी और सारंग मक्खी। रॉक व सारंग। लिखो सबसे बड़े आकार की, शॉर्ट लिख दो, सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़ा आकार, बस। कम शब्द लिखने तो ऐसे ही होगा फिर। क्या है ये? तो छोटा ना, मैंने कब का तेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा है। ला देना बेना। संदेश आया, अरे एक के साथ एक फ्री, क्या बात है, आज दिन अच्छा रहेगा। सांप का पालन क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है बेटा, पालन मुझे भी नहीं पता है। सांप का अध्ययन करना सर्पेंटोलॉजी, पालन मुझे नहीं पता है। आप कहोगे तो कल देख के बता सकता। चलो तो देख के बताऊंगा, पहले कह देता हूं। नाम शक्तिमान। जैव, अच्छा प्रश्न दिया बेटा, आने लायक प्रश्न एग्जाम में, और यह तो मुझे लग रहा है पुराने पेपर का कोई प्रश्न उठाया है। क्या है बोलूंगा। जैव विघटित प्रदूषण है, सोच के बताना मुझे। प्रश्न दिया है मुझे, जैव विघटित प्रदूषक है। ऑप्शन में दिया है पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टॉस। वाहित मल, सीवरेज। वाहित मल किसको बोला? सीवरेज को। लिखा है मैंने ये जैव अपघटनीय में, तो वही तो हुआ उत्तर। ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी बेटा, पढ़ा रखा है ना, इसलिए बोला, और कुछ नहीं। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आरएस प्री में यह 22 मई ऑप्शन में था ही नहीं, और 28 फरवरी से ही माना। 28 फरवरी तो विज्ञान दिवस है बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 28 फरवरी माना हो। वो प्रश्न फिर डिलीट हुआ होगा, तो डिलीट हुआ पूछ के क्या लोगे मेरे से? ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है? 50, 2000, 320, बताओ। है भाई? तो मैंने कहा था ना 20 से 25 के बीच, तो 2000 तो जिंदगी में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अधिकतम जो पृथ्वी का वायुमंडल है वही बेटा 800 किलोमीटर तक माना जाता है। 800 किलोमीटर से ऊपर का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। तो 2000 जो किलोमीटर है बेटा, वह मियो होता है। जियो, मियो, लियो, ये 5 अवस्था होती है
जो अंतरिक्ष के अंदर उपग्रह को अपन स्थापित करते हैं कक्षाएं कहलाती है। सबसे पहले लियो लोअर ऑर्बिट, फिर मियो मिडिल ऑर्बिट, फिर जियो जियोस्टैटिक ऑर्बिट। ये 4 अवस्था होती है, ये जिनको अपन कक्षाएं कहते हैं, वो स्तर कक्षा, निम्न स्तर कक्षा, मध्य स्तर कक्षा। तो ये 2000 तो कक्षा है जहां पर हम उपग्रह को स्थापित करते हैं। तो ये मुमुल गाइड ने लिखा बेटा मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और क्या है, हो गया पूरा। इसमें क्या था, सांप। चलो, और इन प्रश्नों में मजा नहीं आया यार। कुछ ऐसे प्रश्न पूछो जिसमें थोड़ा यूं मजा आना चाहिए। अब मैंने पढ़ा है वही पूछ लिया। वाहिद मल, क्या बताऊं वाहिद मल, जयविता 22 मई तो है, आंख बांध करके कर देना 22 मई। अब ये बता दो, RS प्री के भी प्रश्न आ तो आपके क्लास नोट्स में से है ना, आप ही बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तो पढ़ के आया हूं। चलो, हाँ लिखो, क्या बोल रहा था भुला दिया। सबसे बड़ा हाथी, अच्छा मधुमक्खी कौन सी है, सारंग मक्खी। रॉक लिख दो। सर्वाधिक शहद और गुस्सेली परवर्ती, पालना संभव नहीं। सर्वाधिक शहद उत्पन्न, गुस्सेली परवर्ती खा जाती है आपको। गुस्सेली परवर्ती पालना संभव नहीं, किसको, सारंग मक्खी को। और किसको लिख दिया। अरे पता तो है पढ़ क्या रहे हैं, अरे अपन क्या पढ़ रहे हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन है भाई। क्या कह रहा, तो फिर मैं मेरे नहीं आ सकता है क्या, मैं तुम्हारे जैसा हूं क्या, कैसे वाह यार। मतलब मेरे को भी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है ना, यही है क्या। सुधर जाओ। और मेरे को चलो मैं इसको बंद ही कर देता हूं, फिर न रहे बांस और न बजे बांसुरी। चलो इधर हम किसकी बात कर रहे हैं ये तो पता है ना, एपीकल्चर की, मधुमक्खी पालन की। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी का छत्ता होता है, एक छत्ते पर लगभग 50 से 60 हजार मक्खियां पाई जाती। सबसे बड़ी मक्खी होती है एपिस डॉर्सेटा, जिसको रॉक, चट्टान बड़ी होती है, याद रखने का तरीका। सारंग, क्योंकि इसकी आवाज आती है भां, देखा वही। लेकिन इसको पाला नहीं जा सकता क्योंकि आपको ये क्या करती है, गुस्सा बहुत आता है। अगली है बेटा एपिस इंडिका, जिसको भारतीय मोना मक्खी कहते हैं। लिखो एपिस इंडिका, लिखो एपिस इंडिका, हाँ लिखो एपिस इंडिका या मोना मक्खी भी बोलते हैं। इंडिका आते ही समझ लेना इंडिया की मक्खी है, भारतीय। ये देख लो एपिस सब जगह आएगा, एपिस आते ही क्या करना है, मक्खी। कौन सी, मधुमक्खी। ये तो मक्खी तो हाउस फ्लाई भी है, हाउस फ्लाई बोला उल्टा मत बोल देना, लपड़ा कर दोगे। लिख दिया, लिखा एपिस इंडिका। देखो इधर एक बार रुकना, यह पूर्ण रूप से भारत में मिलने वाली मक्खी है। सारंग मक्खी से आकार में क्या होती है बेटा, छोटी, शांत स्वभाव है, छोटी है तो आराम से इसको पाला जाता है। और एक छत्ते से लगभग कितना बेटा, 3 से 4 किलो शहद प्राप्त होता है, इसको आसानी से पाला जा सकता है। तो एक लाइन ही लिखेंगे इसमें, क्या, एपिस इंडिका भारतीय मोना मक्खी, मुख्य रूप से भारत में पालन, 3 से 4 किलो शहद प्रति छत्ता, बस 2 लाइन लिखेंगे। लिखो, लिखो मुख्यतः भारत में पालन, मुख्यतः भारत में पालन। और लिख दो एक छत्ते से 3 से 4 किलो शहद। बस बहुत है, पाला जा सकता तभी तो पाल रहे हैं भारत में।
थ्योरी कम करने का तरीका यही है। अगली लिखो, एपिस फ्लोरिया या भृंगा मक्खी। अगला लिखो एपिस फ्लोरिया। पहली कौन सी पढ़ी? एपिस डॉर्सेटा, याद रह जाएगा। डॉर्सेटा, बड़ी मक्खी पालना संभव नहीं, गुस्सेली प्रवृत्ति की आप जैसी। गुस्सेल हो ना आप? गुस्सा आता है ना आपको तुरंत? नहीं आता है? नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो खा के सो जाओ। याद रखना बेटा, गुस्से को हमेशा क्या करना चाहिए? कंट्रोल के बाहर निकाल देना चाहिए। सही है, पर किस पे निकालना? खुद पे ही। चुप। अच्छा, दूसरी मक्खी एपिस इंडिका। तो इंडिया की मक्खी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, याद रह जाएगा। एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया। फ्लोरिया है वो यूरोप की मक्खी, यूरोप की प्रजाति है। और इस मक्खी के द्वारा बेटा एक छत्ते से 250 ग्राम, तो बहुत कम हुआ, इसलिए ये व्यापारिक दृष्टि से ज्यादा उपयोगी नहीं है, तो एग्जाम में भी उपयोगी नहीं है। उपयोगी कौन सी है? एपिस इंडिका। या पूछ ले सबसे ज्यादा शहद किस मक्खी से प्राप्त होता है? एपिस डॉर्सेट, बट पाला नहीं जा सकता। तो एक लाइन लिख दो सिर्फ इसमें, यूरोपियन मक्खी व्यापारिक दृष्टि से कम उपयोगी, बस 2 लाइन लिख दो। लिखो यूरोपियन मक्खी, यूरोपियन मक्खी और व्यापारिक दृष्टि से कम उपयोगी। और ब्रैकेट लिख दो, 250 ग्राम शहद एक छत्ते से। दो 250 ग्राम शहद मिलेगा एक छत्ते से। तो अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? मक्खियां। पहली पढ़ी एपिस डॉर्सेटा, दूसरी पढ़ी एपिस इंडिका, तीसरी पढ़ी एपिस फ्लोरिया, याद रह जाएगा। तो चौथी लिखो एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा एपिस कौन सी है बेटा? मेलिफेरा। मेल मिलता है ज्यादा। बेटा ये भी मक्खी तो कैसी है प्रजाति? तो ये भी यूरोपिया की है, पर प्रति छत्ते से मोना मक्खी की तुलना में 9 से 10 गुना। तो बताओ मोना मक्खी से कितना शहद मिलता है? 3 से 4 किलो, तो लगभग 30 से 40 किलो इस मक्खी से प्रति छत्ते शहद मिलता है। इसलिए व्यापारिक दृष्टि से क्या है बेटा? सबसे ज्यादा उपयोगी। और इसकी इटालियन किस्म और भी ज्यादा उपयोगी, महत्वपूर्ण है। तो याद करो, प्रश्न आए 4 ऑप्शन दे, प्रश्न सुनना, ऑप्शन सुनना, फिर उत्तर देना। व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मधुमक्खी है एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया या एपिस मेलिफेरा। तो व्यापारिक दृष्टि से कौन होगी? एपिस मेलिफेरा। वापस प्रश्न सुनना, किस मक्खी द्वारा सबसे ज्यादा शहद प्राप्त किया जाता है? एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा या एपिस फ्लोरिया? एपिस डॉर्सेटा। याद करो, सर्वाधिक शहद लिखा है, देखो नोटबुक में, किससे मिल रहा है? एपिस डॉर्सेटा से, लेकिन उपयोगी नहीं। इसलिए उपयोगी कौन हुई? एपिस डॉर्सेटा, मेलिफेरा। आया अंतर समझे प्रश्न? इसलिए चारों जातियां लिखाई, क्योंकि प्रश्न ये मिलता सबसे बढ़िया कौन और सबसे ज्यादा शहद कौन, तो वो तभी पता होगा जब हम पढ़ी हुई होगी। तो लिखो एपिस मेलिफेरा,
देखो यूरोपियन प्रजाति, यूरोपियन प्रजाति, फिर लिखो 30 से 40 ग्राम शहद प्रति छत्ता, 30 से 40 किलो, सॉरी शक्तिमान 30 से 40 किलोग्राम शहद प्रति छत्ते से प्राप्त होता है, प्रति छत्ते से। और लिखो व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? जिस पर मैल ज्यादा है, ताकि शहद ज्यादा मिले, मेलिफेरा। बेटा इसमें सिर्फ आपको लगता है मुश्किल, लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेट होकर के ढंग से बोले और पढ़े तो ये कोई ज्यादा हाईफाई मैटर नहीं है। देख लो अब तक याद करा ही दिया मैंने आपको। देखो रेशम कीट लगभग याद कराया दिया था मैंने आपको, अपन आपने कंसेंट्रेट रखी, मैंने भी कोशिश की। अब मधुमक्खी की बात चल रही है तो मेन तो इसमें किस में होती है, किस में तो आपको याद ही है, एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा और एपिस फ्लोरिया। हो गई ना याद? कैसे रहने दो ही जो हो गई, ऐसा तो नहीं है ना? तो सबसे ज्यादा शहद किससे मिलता है? सबसे कम शहद किससे मिलता है? फ्लोरिया से। बस खत्म। सही है? माता खराब है। फ्लोरिया से कब मिलता है? मेलिफेरा से मिलता है, सामने लिखा हुआ है। किससे? सबसे कम किससे मिलता है? और मैंने क्या बोल दिया? कम ही पूछा क्या? सॉरी शक्तिमान। फिर अरे बस बस, हाँ बढ़ू आगे। सामाजिक संगठन, मतलब मधुमक्खियों के समाज में कौन कौन होता है? सामाजिक संगठन तो यही हुआ, मधुमक्खियों का खुद का भी समाज है बेटा। इधर देखना, आराम से पहले सुनना। इसके समाज में एक तो होती है रानी मक्खी, एक होते हैं नर मक्खियां जिसको ड्रोन्स कहते हैं, और एक होती है श्रमिक मक्खियां। तो कितनी मक्खियां हुई? कौन कौन? रानी, नर और श्रमिक। रानी मक्खी होती है बेटा, वो श्रमिक मक्खी से लगभग 3 गुना बड़ी होती है और भारी होती है और 5 वर्ष तक जीवित रहती है। अंडों से भरा अंडा से होता है। इसका काम केवल जनसंख्या बढ़ाना होता है। काम केवल क्या होता है? जनसंख्या बढ़ाना। निषेचित अंडे से इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 32। रॉयल जेली भोजन पाती, ये केवल रॉयल खाना खाती है। हाँ, और सिर्फ 2000 अंडे प्रतिदिन देती है। कमी है ना? याद रह जाएगा। रॉयल जेली राजाओं का भोजन करती है, रॉयल भोजन करती है, सिर्फ छत्ते पे दिन भर सोती रहती है और रॉयल जेली खाती रहती है, और रोज सिर्फ 2000 अंडे रोज देती है और सो जाती है। हाँ डेली, रोज, प्रतिदिन। फिर है नर मक्खियां, ड्रोन। नर होते हैं जो एक छत्ते में लगभग 100 होते, और इसमें लार से मोम निकलता रहता है, वैक्स, मोम ग्रंथियां। इसमें डंक नहीं होता है, सीधे साधे है बेचारे। और नर तो हमेशा सीधे ही होते हैं। अगुणित अंडों से विकसित होते हैं। याद रखना, मैंने आपको उस समय लिखाया था, निषेचन से पहले लिंग निर्धारण, बाद लिंग निर्धारण। याद करो वो पल बीते थे यही। तो बेटा अगुणित अंडों से विकसित होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? द्विगुणित कितने हैं? तो अगुणित कितना होगा? सीधी सी बात, आधे हो जाएंगे। और तीसरे है श्रमिक, जो 60,000 एक छत्ते पे होते हैं, मजूर श्रमिक। और बेटा ये सबसे छोटे होते हैं संख्या में, और ये पोलेन बास्केट पाई जाती है, जो जाते हैं फूलों से मकरंद ला करके वापस छत्ते पे लाते हैं, सिर्फ काम करते हैं लाने का, श्रमिक।
और मौज करने का काम करती है। तो कितने हुए समाज में? कौन कौन? रानी, नर और श्रमिक। नर रानी कितनी होती है? जो कितने साल तक जीवित होती है और क्या देती है? अंडे। और कितने? 2000 सिर्फ प्रतिदिन। याद रह जाएगा? तो लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखा दो, एक एक लाइन, ज्यादा नहीं। लिखो रानी मक्खी। अभी क्या बोला फिर? एक। अरे ये काफी है, एक ही। लिखो रानी मक्खी, बस बस, बातें नहीं। रानी मक्खी। लिखा बेटा? लिखो रानी मक्खी। लिखो 5 वर्ष तक जीवित रहती। फिर लिख देना छत्ते पर केवल एक होती। पूछ लो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। छत्ते पर केवल एक होती, एक छत्ते पर एक रानी होती है। राजा नहीं होते हैं, यहाँ रानियों का ही राज है। बस बस। फिर लिखो बेटा, निषेचित अंडे से विकसित होती या बनती। निषेचित अंडे से बनती। निषेचित अंडे से बनती। एक छत्ते पर एक होती। रॉयल जेली का भोजन करती। लिखो भोजन रॉयल जेली। प्रश्न आ जाता है, रॉयल जेली भोजन कौन करती है? हाँ बस, रॉयल जेली भोजन। और लिख दो 2000 अंडे प्रतिदिन देती है। प्रतिदिन 2000 अंडे देती, बस। प्रतिदिन 2000 अंडे देती। और गुणसूत्र लिख दो, इसमें 32 होते, 32। गुणसूत्र कितने होंगे बेटा? 32। बस ये इसके मुख्य बिंदु है। सत्य असत्य कथन आ जाए तो ध्यान रखना। डिटेल मैंने पूरी लिखा दी है, पढ़ना और याद तो रखना पड़ेगा। सत्य असत्य कथन आ जाते, बताइए कौन सा कथन सही है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। सर्वाधिक शहद एपिस डोर्सेटा से प्राप्त होता है। रानी मक्खी छत्ते में लगभग 50 से 60 हजार होती है। और रानी मक्खी का भोजन रॉयल जेली होता है। तो कौन सा कथन असत्य है? रानी मक्खी तो एक होती है। अब ये प्रश्न कुछ उस कंडीशन में सही होगा जब हमें अच्छे से पूरा एपीकल्चर पता होगा, एक एक बिंदु आपको क्लियर होगा। याद रखना, जीता जागता उदाहरण आप देख लो। ग्राम सेवक का पेपर अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, सत्य असत्य खूब कथन थे। रीट का पेपर देख लो, आपके लैब असिस्टेंट का पेपर देख लो। कथनों के प्रश्न वर्तमान में ज्यादा आते हैं और ये कथन उसी कंडीशन में सही होंगे जब हमें उस टॉपिक के बारे में पूरा भरपूर नॉलेज हो। आपने आधा अधूरा पढ़ा, केवल रानी, श्रमिक और नर होते हैं, ये रट के चले गए तो भी प्रश्न सही हो, कोई जरूरी नहीं है। प्रश्न सीधा आ जाए, रानी मक्खी में गुणसूत्र की संख्या 16 होती है, तो भी गलत है। रानी मक्खी में तो कितने होते हैं? 32। तो ये कब करोगे? जब आपको याद होगा। रानी मक्खी में सिर्फ जनन की क्षमता होती है। रानी मक्खी आकार में श्रमिक से भी बड़ी होती है। ये तभी सही होगा जब हमारे एक बार आंखों से निकला हुआ होगा, और वो भी बार बार कम से कम 5 से 6 बार पढ़ा हुआ होगा। याद रखना, जो रजिस्टर आपके हाथ में है, अगर इसको आपने 20 से 25 बार एग्जाम से पहले नहीं पढ़ा तो आपके प्रश्न सही होने के चांस कम होंगे, क्योंकि जब तक एक एक शब्द क्लियर नहीं होता, असत्य सत्य कथन सही नहीं होते, और जब तक कथन सही नहीं होते तब तक प्रश्न सही नहीं होता है, और प्रश्न सही नहीं होता तो एग्जाम में नंबर नहीं आता है। और जिंदगी में अगर आपने अब तक चाहे कोई भी तैयारी की हो, चाहे मेरे से पहले लैब असिस्टेंट पढ़ा हो या इससे पहले कोई और तैयारी की हो, और उस तैयारी के दौरान आपने घर बैठे कोई भी गाइड, कोई भी रजिस्टर, कोई भी नोट्स अगर 50 से 60 बार पढ़े हुए होते तो आज यहां नहीं होते।
पढ़ते कम है, फेंकते ज्यादा है। मैं फिर कह देता हूं, आप घर पे कोई भी किताब लेकर के उसको 70, 50, 60 बार पढ़ लो और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तो मैं सामने बैठा हूं। पढ़ते ही तो नहीं है। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, मेरे को सब आता है। अरे बेटा, इंसानी दिमाग है, याद नहीं रहता है। और ऐसा याद रह जाता तो बार बार क्यों पढ़ते? इतने साल हो गए, पढ़ ही तो रहे हैं, पहली क्लास ही तो पढ़ रहे हैं, कौन सा आज पहली बार पढ़ रहे हैं? याद रखना, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा टॉपिक पर आपका अधिकार होगा और उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास होगा। इसलिए कसम खा लो, एग्जाम से पहले जो भी रजिस्टर्ड, जो भी कॉपी आपके टेबल पर पड़ी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की क्यों नहीं हो, उसको कम से कम 25 से 30 बार पढ़ी हुई होनी चाहिए। और आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए चाहे कोई भी भर्ती में, तो मैं सामने खड़ा हूं। पढ़ते ही तो नहीं है। बाकी फाइकोलॉजी करो, अभी खूब कर लेंगे। ईमानदारी से अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताओ, कब आपने 20 से 25 बार पढ़ा हो? और नहीं पढ़ा तो फिर बताओ सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि हर शब्द याद थोड़ी है। और आज के जमाने में असुमिलित प्रश्न कब सही होगा? जब थोड़ा बहुत भी डाउट नहीं हो। और वो डाउट क्लियर कब होगा? जब आपके बार बार पढ़ा हुआ होगा। ये अजमाई हुई चीज है, ध्यान रखना। उसके बाद आपकी इच्छा हो जैसे करना। मैं तो ठोकरे खाने के बाद बता रहा हूं, हमने तो ठोकरे खा ली, तुम तो मत खाओ। तो पढ़ो, फिर आगे बातें करो, खूब कर लेंगे। कितने सीरियस हो गए, और पढ़ते समय एक भी सीरियस नहीं था। मतलब मास्टर कहते ऐसा होता है, रुके, और कहते हैप्पी संडे का। हाँ ठीक है, बोलते रहेंगे, इसका काम है ये। चलो इधर लिख दिया रानी, तो लिखो नर मक्खी, लिखो दूसरा नर मक्खियां, लिखो इसे ड्रोन कहते हैं, ड्रोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ड्रोन्स। लिखो बेटा, एक छत्ते में संख्या 100, एक छत्ते में संख्या लगभग 100, यूनिट 100 का 99 नहीं, लगभग है, ध्यान रखना। 1-2 मर भी सकते हैं। हाँ लिख दो इसमें, लार ग्रंथियों से मोम बनती, लार ग्रंथियों से मोम बनती। क्या बनेगी बेटा? मोम। मधुमक्खी के छत्ते से मोम प्राप्त होता है, पता है आपको? क्या आपको क्या करना है उससे? और लिख दो ये अगुणित होते, गुणसूत्र 16, अगुणित अगुणित होते हैं बेटा। और गुणसूत्र कितने होते हैं इनके अंदर? 16। लिख दिया होगा। चलो तीसरा लिखो, श्रमिक। श्रमिक, श्रमिक। देखो बेटा, संख्या एक छत्ते पर 60,000 के आसपास, 60,000। और लिख दो आकार में सबसे छोटे, आकार में सबसे छोटे होते हैं। और लिख दो पोलन बास्केट पाई जाती है। हाँ, पोलन बास्केट, जिसमें ये मकरंद लेकर आते। लिख दिया सबने? तो सामाजिक संगठन देख रहे हैं, परिवार, घर परिवार किसका? मधुमक्खियों का। मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी की प्रजातियां 4 हैं। कौन कौन सी बेटा? एपिस डॉर्सेटा, आकार में बड़ी, शहद ज्यादा लेकिन उपयोगी नहीं। दूसरा एपिस इंडिका, भारतीय मक्खी, लगभग 3 से 4 किलो शहद प्राप्त होता है। फिर एपिस फ्लोरिया, बहुत कम शहद प्राप्त होता है, व्यापारिक दृष्टि से अनुपयोगी। और एपिस मेलिफेरा, सबसे ज्यादा उपयोगी, व्यापारिक दृष्टि से सबसे बढ़िया, यूरोपियन मक्खी। फिर हमने बात की मक्खियों का संगठन, जिसमें सबसे पहले होती है रानी, एक छत्ते पर एक,
जिसका मुख्य काम होता है जनन, 2000 अंडे प्रतिदिन और भोजन के रूप में रॉयल जेली खाती है। फिर हमने कहा ड्रोन्स नर होते हैं और तीसरे श्रमिक मक्खियां आकार में छोटी सबसे ज्यादा होते हैं जो काम करते हैं मकरंद लाने का। बेटा याद रखना मधुमक्खी के जो 12वें से 18वें दिन जो होता है उसमें बनने के बाद मोम निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। किसके अंदर? नर में। मोम ग्रंथियां किस में होती है? ड्रोन्स में। याद करो मधुमक्खियों से प्रोपोलिन नामक, कौन सा बेटा? प्रोपोलिस नामक गोंद जैसा पदार्थ निकलता है जो पुराने क्षतिग्रस्त छत्ते की क्या करती है? मरम्मत। वेस्ट होता है छोटे छोटे खंड, उसकी मरम्मत करता है। और रानी मक्खी बनने में कितने दिन लगते हैं? 15 से 16। श्रमिक को बनने में 4 दिन और नर को बनने में 24 दिन। और मकरंद इकट्ठा करते हैं नेक्टर में कौन बेटा? श्रमिक। श्रमिक करेंगे क्रॉप, नेक्टर ग्लैंड्स होती है जहां पर। तो यहां से अपन काम की चीज यही लिखते हैं। लिखो रानी मक्खी बनने में दिन 15, ये तीनों लिखी दो। हाँ नोट डाल के सीधे लिख दो, सभी चीजें लिख दो। चलो नोट डाल के लिख दो। 12वें से 18वें दिन मोम का निर्माण प्रारंभ। 12वें से 18वें दिन मोम का निर्माण प्रारंभ। लिख दिया? फिर लिख दो बेटा प्रोपोलिस नामक गोंद जैसा पदार्थ, प्रोपोलिस नामक गोंद जैसा पदार्थ क्षतिग्रस्त रेशम की मरम्मत करता। क्षतिग्रस्त रेशमों की क्या करेगा? खंडों की मरम्मत। रेशमों की मरम्मत करता। लिख दिया? फिर लिखो बेटा रानी मक्खी बनने में 15 दिन, श्रमिक को 4 दिन और नर को 24 दिन लगते हैं। लिख दिया? और लिख दिया मकरंद को क्रॉप नेक्टर में इकट्ठा करते हैं। पूछ ले सीधा प्रश्न, क्रॉप नेक्टर, तो भी आपको याद रखना। वैसे ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं आज, ये ज्यादातर तो याद करने का ही है भाई। जाति का नाम एपिस डॉर्सेटा है तो है, याद करना पड़ेगा। तो लगभग इसमें श्रमिक मक्खी होती है, सबसे छोटी संख्या होती है 60,000। तो ये तो याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ज्यादातर आज का टॉपिक है वो MTR है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं याद कराने की। अगला लिखो बेटा संचार है वो मधुमक्खी नृत्य है। मधुमक्खी का डांस देखते हैं थोड़ा सा। हाँ सबसे ऊपर वाली डॉर्सेटा। श्रमिक। इधर संचार व नृत्य।
बेटा अच्छे से सुनना, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो पूछना। मधुमक्खी सूर्य की स्थिति और पुष्प की गंध के आधार पर अपने मार्ग को पहचान करती है। सत्य असत्य कथनों में आ सकता है लाइन कि मधुमक्खी कहीं पे भी जा रही है तो वो अपने छत्ते पे वापस कैसे आएगी? तो सूर्य की स्थिति के आधार पर वो जाते समय तय करके जाएगी। बेटा वैज्ञानिक का नाम है अर्नेस्ट स्पिंजर ने बताया कि मधुमक्खी निश्चित प्रकार के प्रचलन को संचार माध्यम बनाती है और इस विशेष गति को ही अपन क्या नाम देते हैं? मधुमक्खी का नृत्य। और कॉल वॉन फ्रिस्ट ने मधुमक्खी के नृत्य की व्याख्या की, इसीलिए इसको क्या मिला गया? नोबेल। तो जिसको नोबेल मिलता वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मधुमक्खी का नृत्य होता है बेटा, वह संचार के लिए होता है। दो प्रकार का मधुमक्खी का नृत्य होता है। एक होता है बेटा गोल नृत्य, राउंड में। एक तो नृत्य कैसा होगा? गोल। और एक होगा बेटा टेल। टेल को क्या बोलेंगे? दुम हिलाते हुए, पूंछ हिलाते हुए। पूंछ तो होती नहीं, उसके दुम होती लास्ट भाग। कैसे? जैसे मधुमक्खी गई, घूम फिर के आई और उसने देखा कि यहां फूलों का बाग है, तो वो वापस छत्ते पे आकर श्रमिक मक्खियों को संदेश देगी कि हम सबको चलना है। कैसे चलना है? तैयार करने के लिए संदेश देगी डांस के द्वारा। अगर वो छत्ते के आसपास गोल गोल घूम रही है, गोल गोल, तो इसको कहते हैं गोल राउंड, गोल नृत्य। और गोल गोल घूमेगी, राउंड राउंड घूमेगी बेटा, तो इसका मतलब भोजन है वो 75 मीटर से कम दूरी पर है। 75 मीटर से कम दूरी पर अगर भोजन है तो वो छत्ते के गोल गोल राउंड करेगी। और अगर भोजन बहुत ज्यादा दूरी पर है, 75 मीटर से ज्यादा, तो वो कैसे करेगी? टेल, अपने लास्ट दुम को हिलाते हुए ये। और अगर वो है तो ये। तो दो तरह से नृत्य होता है। एक दुम हिलाते हुए, एक देखा होगा आपने मक्खी, ये मक्खी है तो दुम लेते हुए वो यूं आएगी, तो समझ लेना भोजन सूर्य की विपरीत दिशा में है। और धूम हिलाते हुए यूं जा रही है, ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो समझ लेना भोजन बहुत दूर और सूर्य की दिशा में। आया समझ में कुछ? दोबारा बताऊं क्या? डांस किसका? वो तो पता ही आपको। देख लिया? देख लिया? तो ठीक है, फिर देख लेना तुम भी। तुम्हें कौन सा मैंने मना किया? देखो इधर कह रहे कहां पे? वो आजकल आता ना गोल गोल ना, वाह, रहने दो, फिर इधर देखो। देखो इधर गोल नृत्य, समझ गए? ये मधुमक्खी का छत्ता है और छत्ते के आसपास राउंड नृत्य करती है। इसका मतलब भोजन 75 मीटर से कम दूरी पर स्थित है। अगर भोजन अधिक दूरी पर स्थित है तो पूंछ टेल दुम नृत्य करेगी। और अगर दुम नृत्य करते समय वो ऊपर जाती है तो भोजन सूर्य की दिशा में है, और वो नीचे जाती है तो भोजन सूर्य की विपरीत दिशा में। इस तरह से ये संचार माध्यम द्वारा कम्युनिकेशन करके सूचना, संचार मतलब क्या हुआ? सूचना दूसरे तक पहुंचाना, पहुंचाती। नीचे जाएगी तो छत्ते तक आएगी, वापस गई, फिर छत्ते में ही फिर वापस गई, यूं थोड़ी है। छत्ते से ऊपर ऊपर ही जा रही है, मतलब सूर्य की दिशा में। छत्ते से नीचे जा रही है, मतलब सूर्य की विपरीत दिशा में। हुक्म बोलूं आगे अब? कैसे वो नीचे गई, जमीन में गई, तो क्या जमीन के अंदर घुस जाती है क्या? वापस ऊपर नहीं आती है क्या? अरे ऐसा नहीं, समझे कुछ मेरे कहने का मतलब? छत्ते से नीचे नीचे डांस करती हुई जा रही है, तो विपरीत
छत्ते से ऊपर ऊपर जा रही है तो ऐसे, यूं नहीं जमीन के अंदर ही चली जाएगी, नीचे नीचे। चलो लिखो। अरे तो हल्के से हिंट होते हैं रे, वो मधुमक्खी समझ सकती है, तुमको समझने की जरूरत नहीं है। लिखो, संचार एवं मधुमक्खी नृत्य। संचार एवं मधुमक्खी नृत्य। बोलूं? अब थ्योरी पूरी तो क्यों लिखे, 2-4 लाइनें लिख दे सीधे। लिखो, मधुमक्खी, क्या बात करते हैं, मधुमक्खी, हाँ, सूर्य की स्थिति तो सही तो है। ये प्रश्न किसने दिया? सही तो है बेटा, इसमें गलत कहाँ है? कैसे हुआ ये मैं बता सकता हूं, उत्तर सही है। प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है? प्रश्न ये बेटा कि माता वर्णांध है और पिता सामान्य है, तो कितने % लड़के वर्णांध होंगे? 100%। क्योंकि माता वर्णांध है मतलब दोनों एक्स पर हीमोफीलिया की जीन है, दोनों एक्स पर हो गई। और लड़के में एक्स कहां से आता है? मां से। और एक्स पर क्या आएगा? हीमोफीलिया, क्योंकि एक्स पर होगा, दोनों पर है, ये रोगी है इसलिए। अगर रोगी नहीं होती तो 1 होता, तो 50 होता। अरे ये लिखा दो फिर बात करते हैं, पहले ये लिखा दो थोड़ा सा जो चल रहा है, उसके बाद बोर्ड पे करा देता हूं। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये पहली लाइन लिख दो। मधुमक्खी सूर्य की स्थिति व पुष्पों की गंध के आधार पर मार्ग की पहचान करती है। आधार पर मार्ग की पहचान करती है। लिख दिया? फिर ये कुछ नहीं लिखना, सीधा लिख दो, ये लिख ही दो बेटा। लिखो, मधुमक्खी, मधुमक्खी निश्चित प्रकार का संचार माध्यम बनाती, मधुमक्खी निश्चित प्रकार का संचार माध्यम बनाती जिसे मधुमक्खी का नृत्य कहते हैं, जिसे मधुमक्खी का नृत्य कहते हैं, मधुमक्खी का नृत्य कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। यह ना गलती से, फिर पता ही नहीं मेरे को। चलो, दो प्रकार का होता है, लिखो ना। लिखो, नंबर 1 गोल नृत्य। गोल नृत्य, जब भोजन लिखो बेटा, जब भोजन 75 मीटर से कम दूरी पर हो, जब भोजन 75 मीटर से कम दूरी पर हो, तो मधुमक्खी छत्ते के चारों ओर गोल नृत्य करती है। तब मधुमक्खी छत्ते के चारों ओर गोल नृत्य करती है। कैसा करेगी बेटा? राउंड, गोल। और फिर लिखो, पूंछ द्वारा नृत्य, टेल, पूंछ द्वारा नृत्य।
लिख दो भोजन जब अधिक दूरी पर हो, जब भोजन अधिक दूरी पर हो, अधिक दूरी पर हो। पूछ नृत्य करती ऊपर की ओर जाए तो भोजन सूर्य की दिशा में। अगला लाइन लिख दो, एक लाइन इसी में। पूछ नृत्य करती हुई मधुमक्खी, पूछ नृत्य करती हुई मधुमक्खी ऊपर की ओर गति करे। पूछ नृत्य करती हुई मधुमक्खी ऊपर की ओर जाए या गति करे तो भोजन ऊपर की ओर गति करे तो भोजन ऊपर की ओर भोजन जाए तो भोजन सूर्य। वापस बोलता हूं, घोटाला हो गया। भोजन जब मधुमक्खी डांस करते हुए ऊपर की ओर गति करे तो भोजन सूर्य की दिशा में। तो भोजन, वापस मत बोलना है, चुपचाप लिख देना। तो भोजन सूर्य की दिशा में तथा, हाँ दिशा में, तथा नीचे की ओर गति करे तो भोजन सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। तो भोजन सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। तो भोजन सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट, इधर देखो, फटाफट एक लाइन लिखो। शहद, शहद में क्या क्या होता है? अच्छा, नोबेल नहीं लिखा गया, ये लिख दो एक लाइन सीधी। कॉल वॉन फ्रिस ने मधुमक्खी नृत्य की व्याख्या की। सीधा प्रश्न आ जाए, किसने की? कॉल वॉन फ्रिस, कॉल वॉन फ्रिच ने मधुमक्खी नृत्य की व्याख्या की, इसलिए इनको क्या दिया? नोबेल। सीधा एक नॉर्मल पूछ ले, किसने व्याख्या की, तो एक अजीब प्रश्न हो जाएगा पढ़ने वालों के लिए, और आपके लिए सीधा हो जाएगा। और ऐसे अजीब प्रश्न आजकल आते हैं, ध्यान रखना। लिख दिया होगा, हाँ? संभव है या नहीं? संभव है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं संभव है बता? क्या तुम जिंदगी में हमेशा शहद खाते हो? तो फिर तो जीवन तो संभव होता ना, पेड़ पौधे लेने होते, और जरूरत थोड़ी मधुमक्खी द्वारा, हवा द्वारा भी तो हो सकता है। अब तेरे को सब पता है, ऐसा हो सकता है, तो पूछने का मतलब मैं समझा नहीं प्रश्न। सवाल है कि मधुमक्खी अगर धरती पर नहीं हो तो जीवन संभव है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, हवा द्वारा हो जाएगा। तो जो हवा द्वारा होता है वही तो मधुमक्खी द्वारा होता है। हवा का झोंका या नीचे वाले पुष्प पे परागण गिर सकते हैं? रहने दिया, कोई मतलब नहीं, ये मजे ले रहा मास्टर के। लिखो आगे। मैंने सोचा कोई ढंग का पूछता, इसलिए मैं भी रुका, नहीं कि बेचारे को उत्तर दे। कई बार मास्टर ज्यादा उत्तर देता है तो मजे भी ले लेते हैं मास्टर के। चलो इधर,
बेटा इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, काम की चीज इधर देखना। मधुमक्खी का शहद अत्यधिक पौष्टिक होता है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, पौष्टिक होते इसलिए आंखों में काम में लेते, खाने में काम में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? भोजन सुबह सुबह भूखे पेट ऐसा कहते हैं कि शहद और नींबू पानी लिया जाए तो फैट कंट्रोल रहता है, पर अपन को रहने दो। देखो इधर इसमें 60% तो क्या होती है बेटा, और कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोस। याद होगा आप लोगों को। बेटा पौधे से प्राप्त परागकण सुक्रोज से लार से एंजाइम करके ये क्या बनाते हैं? शहद, जिसमें सुक्रोज को किस में बदला जाता है? डेक्सट्रोज और लेबुलोज में बदल दिया जाता है। ये थ्योरी दूंगा, आप टेंशन मत लेना। इसमें सुगंधित, ये गाढ़ा है बेटा, गाढ़ा गाढ़ा, माडा नहीं, गाढ़ा, जाडा, गाढ़ा कर्ड मीठा पदार्थ होता है, जिसमें 70% क्या होता है? जल, शर्करा, प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं। अच्छा, इसका विशिष्ट गुरुत्व, विस्कोसिटी कितनी होती है बेटा? 1.5 से 1.48। जल कितना होगा? 17 से 20। फ्रक्टोज कितना होगा? 40 से 50। और ग्लूकोज कितना होगा? तो प्रश्न पूछे सबसे ज्यादा शहद में मीठेपन का कारण कौन है? फ्रक्टोज। तो ऐसे काम, एक काम करो, लिखो शहद, शहद लिखा, फिर लिखो बेटा शहद में लिखो 60% शर्करा पाई जाती, लिखो 60% शर्करा पाई जाती, 60% शर्करा पाई जाती। फिर लिखो जल 17 से 20। कंपाउंड लिख दो सीधे, कौन कौन कितने होते हैं? जल 17 से 20, फ्रक्टोज 40 से 50 और ग्लूकोज, ये तीनों लिख दो, तीनों लिख दो बोर्ड पे देख के। कंपाउंड पूछ ले इसके कंपोनेंट्स, तो ये होता है भाई? हाँ क्या हुआ? वो लोग क्या कह रहे थे? छोड़ो, चलो इधर आओ। लिख दिया, जल होगा, फ्रक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा। सीधा कंपाउंड ही पूछते अगर पूछे तो। इसके अलावा विटामिन भी होते हैं इसके अंदर, B6 वगैरह। लिख दिया यहां तक सबने? तो आगे लिखो 1% राख और विटामिन B, B6, C व D। S राख, लिख दिया। और लिख दो मोम, मोम भी तो मिलता है। हाँ लिख दो एपिस डॉर्सिटा, मोम ईथर में घुलनशील होता है। एपिस डॉर्सिटा सी, मैं सोचा ये नोट में अलग से लिखा दूंगा, आपको नहीं, लिख दो, मोम के साथ दिखाने का विचार था मेरा। अच्छा, मधुमक्खी में मोम प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होगा बेटा? याद है? ड्रोन से, याद है? मोम ग्रंथियां, हाँ होता है, हल्का सा होगा। मिट्टी तो फ्रक्टोज के कारण ज्यादा है ना, ज्यादा होता, प्रभाव ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ज्यादा कौन है? 60% किसको बोलते हैं? और ये तो 0.1 भी नहीं। पर आज ये कौन है तो याद रहना चाहिए ना, BCD। लिख दिया? लिख दो बेटा मोम, मोम मोम मोम, लिख दो बेटा मोम। लिख दो ड्रोन मक्खी से, नर मक्खी से प्राप्त होता है? क्या? अरे श्रम का अलग मैटर है, उधर गोवा में प्रोपोलिस मिलता है जो करता है क्या? मरम्मत। लिखा रखा है पहले, वापस क्यों लिखे इसको? ये प्रोपोलिस के बारे में लिख रखा है हमने, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। हाँ ये लिखो कि 2.5 किलो शहद से इतनी ऊर्जा मिलती। 2.5 किलो शहद खाओ तो 67 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। 2.5 नहीं, 2 किलो, वाह सॉरी शक्तिमान, 2.1। और शहद में क्या क्या होता है लिख दो, लक्सेटिव, एंटीसेप्टिक और निंदाकारी होता है।
और शहद खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, खून बढ़ता है। ये हो गया बेटा आपके मधुमक्खी पालन। कल पढ़ेंगे इससे आगे। क्या कह रहे हैं? वैसे आज टॉपिक तो थोड़ा बोरिंग था। बोरिंग टॉपिक था, याद करना था, समझना क्या था बताओ मुझे। पर मैंने थोड़ा सा इसको अलग वे में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एक तो क्या होता है, केवल लिखो तो फिर माथा खराब हो जाता है। याद करो, अगर ये मैटर आज में लिखा हुआ नहीं लाता तो क्या होता पता है? केवल लिखो ही होता फिर आज। तो फिर मैंने कहा लिखो नहीं करते, थोड़ी बातें भी करते। ओके, एक मिनट रुकना, एक प्रश्न का उत्तर दे दूं भाई के, सबके काम आएगा। इधर उधर नहीं, देखो इधर प्रश्न क्या है, सुनना समझना जाने की जल्दी है क्या? तो जाओ। तो इधर देखो, एक माता कौन है बेटा? क्या है? वर्णांध। और पिता क्या है? सामान्य। यानी कि माता के ऊपर वर्णांधता की जीन है दोनों पर, तभी रोगी होगी ये। और पिता सामान्य है। अब क्या कि कितने बेटे लड़के हैं जो वर्णांत होंगे? अब देखो यहां से ये, सॉरी, तो ये x, ये xy, फिर ये xwx और xwy। बताओ ये रोगी होगा कि नहीं होगा? ये रोगी होगा कि नहीं होगा? तो कितने % लड़के रोगी होंगे? बताओ लड़के कितने हो रहे हैं? और दोनों रोगी हैं, तो 100% हो गया। और महिलाएं क्या हो गई? वाहक। आया समझ में? 50 कैसे हुआ बेटा? केवल लड़कों का पूछा, कुल संतान का थोड़ी पूछा। प्रश्न की लैंग्वेज देखो, कितने % लड़के वर्णांत होंगे? तो जितने भी लड़के पूरे हो रहे हैं ना, संतान थोड़ी पूछा है, लड़का पूछा है। कितनी संतान होगी? तो 50%। लड़के 2 और दोनों ही हो रहे हैं। चलो तो बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।